Welcome again in Physics Within You. This time we are with the torque. स्लाइडिंग और रोलिंग बॉडीज होती हैं, ठीक है। स्लाइडिंग पे कौन सा फोर्स काम करता है और रोलिंग पे कौन सा फोर्स काम करता है, अगर आपको इस बात की समझ नहीं है तो नेचुरली आप इन दोनों में डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगा कि रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में डिटेल में जाने से पहले, क्योंकि उसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है, हम स्टार्ट किसी और तरीके से करते हैं और इन रियलिटी बाद में पता लगता है तो कुछ और ही था। तो उसके लिए जरूरी है कि हम टॉर्क को समझें। तो टॉर्क क्या है इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा, और ये इन दोनों के बीच में किस तरीके से कपलिंग करता है ये भी बताऊंगा। तो जानने के लिए चलते हैं वीडियो में। पहले हम स्टार्ट करते हैं स्लाइडिंग और रोलिंग के कंसेप्ट को समझने से। आखिर ये स्लाइडिंग होता क्या है और ये रोलिंग क्या है। देखिए, अगर आप एक बॉडी है जो पूरी तरीके से अर्थ के सरफेस के साथ जमीन पे, रोड पे, कहीं पे भी है और घसीटती हुई जाएगी तो वो स्लाइडिंग होगी। जबकि रोलिंग में आपने देखा क्या हुआ, रोल करते हुए जाएगी, गोल गोल घूमते हुए जाएगी, जैसे कि पहिया घूमता है, बच्चा जो घुमाता है ना, देखा होगा छोटे बच्चे घुमाते रहते हैं टायर लेके, तो रोलिंग होता है वो। और कई बार वो बच्चे घसीटते रहते हैं तो फिर वो स्लाइडिंग हो जाता है। तो रोलिंग में क्या स्लाइडिंग हो सकता है? अनुमन इन नेचुरल वे में रोलिंग के साथ स्लाइडिंग मिक्स हो जाता है। इसलिए प्योर रोलिंग का केस थोड़ा सा सिग्निफिकेंट हो जाता है अगर आपको फिजिक्स पूरी समझनी है तो। ऑल्दो इन द रियल लाइफ यू मे हैव रोलिंग प्लस स्लाइडिंग, स्पेशली जब आप कार चलाते हैं तो कार में एक फंक्शन होता है एबीएस से। होता क्या है कि अगर रोड पे आपके स्लिप ही है तो क्या होगा, टायर स्लिप करेगा, यानी कि स्लाइड भी, स्लिपिंग को स्लाइडिंग कह लेते हैं हम, तो स्लाइड करेगा। अब ये खतरनाक सिचुएशन हो जाती है टिपिकली। अगर आप एक्सीडेंट के केस में आप बचाना चाह रहे हैं तो स्लाइडिंग की वजह से आप बचा नहीं, तो स्लाइडिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है और वो जनरेट करता है ट्रांसलेशन मोशन। टीएम स्टैंड फॉर ट्रांसलेशन मोशन। तो स्लाइडिंग में होता है ट्रांसलेशन मोशन, जबकि रोलिंग में ट्रांसलेशन के साथ साथ रोटेशनल मोशन भी आ जाता है। यानी कि बॉडी के साथ एक तो फोर्स अप्लाई हो जो उसे किसी तरीके से ट्रांसलेशन मोशन दे, साथ साथ कुछ हो, मैकेनिज्म हो जो उसे रोटेशनल मोशन भी दे, तब बॉडी रोल करे। अगर टीएम नहीं होगा तो बॉडी सिर्फ स्पिन करती हुई रह जाएगी। समझाता हूं तो समझिए फिर से थोड़ा आसान वे में। मैं दोनों को सेपरेट कर रहा हूं इस बारी। देखिए, दो चीजें हो रही है, एक में मूव कर रहे हैं, एक में स्पिन कर रहा है। तो जहां स्पिन कर रहा है वहां रोटेशनल मोशन होगा, और जहां ट्रांसलेट कर रहे हैं वहां पे कौन सा होगा, जहां पे सामने लीनियर वे में जा रहा है वहां ट्रांसलेशन मोशन होगा। क्लियर कट है। अब जब बॉडी यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसलेट करती है इस जगह पे, तो यहाँ पे एक फोर्स काम करता है। क्या काम करता है? फोर्स। और फोर्स जो है बॉडी के सेंटर पे लगाते हैं। सेंटर पे लगाने का मतलब है जो उसका इम्पैक्ट है वो सेंटर की तरफ होना चाहिए। अगर मान ले पूरा पार्ट आपके सामने इंटरसेक्शन पार्ट आ रहा है आपके पास, या क्रॉस सेक्शनल पार्ट आ रहा है, तो सिर्फ आप उसको मिडल पोर्शन पे लगाएंगे सो दैट जो इम्पैक्ट हो सेंटर ऑफ मास पे हो। सेंटर ऑफ मास एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं आपके इसको विषय में बाद में बताऊंगा, उसके विषय में अलग से वीडियो हो जाएगी। पर फिलहाल ये समझिए कि सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पोर्शन होता है, वो पॉइंट होता है जहां पे उसका सारा मास हम कंसंट्रेटेड मानते हैं। फॉर एग्जांपल इस बॉडी में सेंटर ऑफ मास अगर ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का है तो यहाँ पे कहीं होना चाहिए। तो जो मुझे फोर्स अप्लाई करना है वो इसके ही लाइन में करना है, राइट, ये इसका लाइन पे। तो ये है फोर्स। इस तरह का फोर्स एक ट्रांसलेशन मोशन देगा, राइट। जबकि स्पिनिंग के लिए तो फोर्स से काम चलेगा नहीं। क्या होगा नहीं होगा मैं आपको अभी समझाने की कोशिश करता हूं। तो इतनी बात तो समझ में आई है मुझे क्या, कि अगर बॉडी को रोल करवाना है तो खाली स्पिन से भी काम नहीं चलेगा और खाली ट्रांसलेशन से भी काम नहीं चलेगा। मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ही जाके क्या होगा, रोलिंग हो पाएगी। ये पार्ट समझिए आप, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया तो आपको रोलिंग समझ में आ जाएगी।
ट्रांसलेशन मोशन को थोड़ा किसी और बॉडी के टर्म में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। सेंटर ऑफ मास भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने क्या करा है कि एक ये व्हाइट वाला पोर्शन ले लिया सो दैट आपको समझा पाऊं कि यहाँ पे कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा, राइट। अब जो मुझे फोर्स अप्लाई करना है इधर ही अप्लाई करना है। मैंने अप्लाई कर दिया, देखते क्या होता है। ये फोर्स है, मैंने अप्लाई कर दिया, क्या होगा देखो। तो ये बॉडी ट्रांसलेट करेगी। क्या बॉडी में क्या हुआ, बॉडी ने ट्रांसलेट किया, राइट। इसको कहते हैं ट्रांसलेशन मोशन हुआ। तो कौन सा मोशन हुआ, ट्रांसलेशन मोशन हो गया मेरे पास, राइट। रोटेशनल था नहीं था, ठीक है। तो हम बात किसी किसी कर रहे हैं ट्रांसलेशन मोशन की। और यहाँ क्या अप्लाई हमने करा है, हमने यहाँ फोर्स को अप्लाई करा है और बॉडी लीनियर वे में आगे चली गई। तो ये था ट्रांसलेशन मोशन और फोर्स। मैंने ना फोर्स को थोड़ा सा अप कर दिया। अब समझिए क्या कहानी बदलेगी। आपको मैंने ये तो बता ही दिया COM क्या मतलब है, सेंटर ऑफ मास। अब जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ पे है, सेंटर में है। कहाँ है सेंटर, ये रहा। पर मैंने यहाँ फोर्स कहाँ लगाया है, अलग से लगा ली। या ऊपर लगा लो, कहीं और लगा लो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताइए। बॉडी टिल्ट कर जाएगी, इंक्लाइंड कर जाएगी, क्योंकि जो फोर्स है ना ये अनबैलेंस फोर्स है। सेंटर ऑफ मास पे लगता तो बैलेंस फोर्स होता, पूरी बॉडी एक साथ रिएक्ट करती। पर क्योंकि ये ऊपर की तरफ लगा है, इसलिए ऊपर के मोशन में जो पार्ट है उसमें मोशन जल्दी आया, नीचे वाले में मोशन लेट आया। ऊपर से फोर्स का जो इम्पैक्ट है वो भी अलग अलग रहा, पूरी बॉडी में अलग अलग तरीके से गया, जिसकी वजह से अलग अलग बॉडी पे इम्पैक्ट भी अलग पड़ा और मोशन का रिजल्टेंट भी अलग बना। इसलिए ये बॉडी ज्यादा आगे चली गई, ये पीछे रह गई, और इसलिए इस तरह से हो गई। तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स था। पर लगाया आपने कौन सा फोर्स था, आपने तो ट्रांसलेशन फोर्स ही लगाया है ना आपने, है ना। रोटेशन का पर ये इम्पैक्ट थोड़ा सा रोटेशन का दे रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं कि फोर्स को ही अगर मैं कुछ करूं तो मैं रोटेशन भी जनरेट कर सकता हूं। इस फोर्स के साथ ही मुझे कुछ करना है इसे जनरेट करने के लिए। इतना समझ में आ रहा है। पर जरा इस कंसेप्ट को थोड़ा और समझते हैं। अगर मैं एक और फोर्स ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया, क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गया मेरा, जीरो हो गया। क्योंकि फोर्स कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा उस केस में, ये दोनों मिलके जो नेट फोर्स है मेरा, सम ऑफ द फोर्स है, वो मेरा क्या बना के सिस्टम के ऊपर सम ऑफ फोर्स, मतलब समेशन कर देता हूं मैं इसे। ये जीरो हो गया तो बॉडी पे कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आप ये समझिए, हवा का जो प्रेशर है ना हमारी बॉडी पे, यानी कि हवा जो हमारे पे फोर्स लगाता है बहुत ज्यादा लगाता है, हर तरफ से लगाता है, इसीलिए आप खड़े रहते हो। अगर एक तरफ फोर्स ज्यादा हो जाए, एयर का प्रेशर ज्यादा हो जाए और दूसरी तरफ से हटा लिया जाए तो आप उड़ते हुए जाओगे। यू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। तो यही कुछ हो रहा होता है हमारी बॉडी के साथ जब हम हवा में खड़े होते हैं। नेट फोर्स हमारे पास जीरो होता है, हर तरफ से हमारे पे प्रेशर अप्लाई होता है। पर यहाँ पे मैं बात ही करना चाह रहा था, लाइन ऑफ एक्शन क्या कहती है। मैंने टर्म यूज करा, आपने ध्यान दिया हो, लाइन ऑफ एक्शन। किस पे ध्यान देना आप, लाइन ऑफ एक्शन। ये जो दोनों फोर्स है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरह से हम जिस तरफ फोर्स अप्लाई है वहां पे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये ड्रॉ कर दिया मैंने। आप देखिए दोनों ही फोर्स एक ही लाइन ऑफ एक्शन में, इसको लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। ये है लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, क्योंकि ये एक ही है और इस पे फोर्स अपोजिट वे में लगे हुए हैं, एक इधर है एक इधर है, तो क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। इस बार मैंने क्या करा है, लाइन ऑफ एक्शन बदल गया। ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट, लाइन ऑफ एक्शन कैसे बदल गया। पिछली बार लाइन ऑफ एक्शन इसके अलोंग था सारा, दूसरे का भी उसी के अलोंग हो गया था। पर इस बार इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है और इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है। समझ में आए। तो ये लाइन ऑफ एक्शन एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, मैं बीच से ले लेता हूँ थोड़ा सा रहेगा आपके लिए, सेपरेटेड है। ये डिस्टेंस आर लेंथ का हो सकता है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल पे बना रहा, दोनों तरफ से 90 पे बन रहा है। तो ये लाइन ऑफ एक्शन अलग है, ये लाइन ऑफ एक्शन अलग है। फोर्स तो दोनों पे अप्लाई हुआ। अब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से,
अपर फोर्स कहेगा इसे इधर आने के लिए, है ना, और लोअर फोर्स इसे कहेगा इधर आने के लिए। यानी कि कुछ ऐसा होना चाहिए। ये क्या है? ये जो कुछ ऐसा होना है, ये है क्या? ये स्पिनिंग ही तो है। तो मैंने फोर्स अप्लाई करा, अलग अलग डायरेक्शन में अप्लाई करा, नहीं, एक ही लाइन पे पैरेलल थे, डायरेक्शन अपोजिट थी, अलग अलग नहीं, अपोजिट थी, बट लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट था। तो क्या हुआ, इसने एक रोटेशनल इंपैक्ट को जनरेट कर दिया है। क्या जनरेट कर दिया है? एक रोटेशनल इंपैक्ट को जनरेट किया है। अब तक क्या हो रहा था? अब तक टीएम ही जनरेट हो रहा था एक फोर्स से, पर जब हमने एक फोर्स इधर और दूसरे फोर्स को, लाइन ऑफ एक्शन को डिफरेंट कर दिया, तो हमारे पास ये रोटेशनल इंपैक्ट जनरेट हो गए, राइट। इसी को हम कहते हैं टॉर्क। अब ये बराबर हो तो हम कह देंगे कपल। उसी टॉर्क को कई मैथ के टर्म में कपल भी कहते हैं। कपल इसलिए कहते हैं कि दोनों एफ बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने समझा दिया आपको, ये टॉर्क लगने की मेन कंडीशन है कि लाइन ऑफ एक्शन एक ना हो, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, बेटर वर्ड रहेगा, इक्वल हो तो प्रेफरेबल है, ठीक है, अच्छा है। नहीं इक्वल है तो सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा, राइट। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, थोड़ा सा टॉर्क की मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्पिन कैसे जनरेट करता है और क्यों जनरेट करने की कोशिश करता है, पर हम उस डिटेल में फिलहाल नहीं जाएंगे। फिलहाल बस मैं मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करूंगा, ठीक है। तो हम तो जो टॉर्क और फोर्स की बात कर रहे थे, तो हमने क्या कहा, टॉर्क जनरेट कर रहा है ये, है ना, और फोर्स जनरेट कर रहा है बीच में। रोटेशनल में टॉर्क की जरूरत होती है और ट्रांसलेशन के लिए फोर्स की जरूरत होती है। हमने दोनों ही अप्लाई कर दी, ये फोर्स है हमारा, है ना, और ये जो अप्लाई हो रहा है ये क्या है, ये टॉर्क। समझते हैं थोड़ा सा टॉर्क को, जो मैंने आपको कही थी बात। क्या करा टॉर्क ने? ट्रांसलेशन मोशन में अप्लाई करवाया, ये जो अप्लाई था, इसने अप्लाई करवाया, इसने बॉडी को पुश करा आगे की तरफ, पर इसने क्या करा, इसने बॉडी को साथ साथ स्पिन करवा दिया। और यही साथ साथ होना क्या होता है, रोलिंग होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रोलिंग कहते हैं। ध्यान रखना, यहां स्लिपिंग नहीं, स्लिपिंग कुछ और कंसेप्ट है, समझाऊंगा अभी। तो बात हमें समझ में आई कि एक रोटेशनल मोशन और टॉर्क एक रिलेटेड फिनोमेना है, जैसे कि ट्रांसलेशन मोशन और फोर्स एक रिलेटेड फिनोमेना। पर टॉर्क मैथमेटिकली है क्या? तो टॉर्क के लिए हमें डिफाइन करना होता है एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम आर परपेंडिकुलर लिख रहे हैं। यहाँ पे मैं इसे आर ही मान के चल देता हूँ, आसान है क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मैंने पहले ही बात करी, ये डिस्टेंस इससे परपेंडिकुलर वे में आर है। ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो टाओ इसके रिप्रेजेंटेशन है, नोशन है इसका, इक्वल टू आर एफ। ऑल दो ये आप स्केलर फॉर्म में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ऑल दो टॉ एक वेक्टर फॉर्म में, और डिटेल में बताऊंगा टॉ के बारे में कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है इनफैक्ट, पर वी आर नॉट गोइंग इन दैट मच। हमें सिर्फ इतना समझना है फिलहाल कि रोटेशनल मोशन के लिए इसके लिए टॉर्क चाहिए, फोर्स नहीं, ठीक है ना। फोर्स जो है ये क्या जनरेट करता है, ट्रांसलेशन मोशन, और टॉर्क क्या जनरेट करता है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो मैथमेटिकली टाउ इक्वल टू आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो फोर्स के बीच में। अगर दोनों ही एफ है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ ये भी, मिनटों से आप इसे एफ ना कह के कुछ और कहना चाहे, कुछ और भी कह ले, मैंने इस टाइम फिलहाल एक आसानी के लिए ले लिया है कि मैंने दोनों ही एफ है। आप डैश करना चाहे तो आप डैश कर दे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप डैश कर ले। क्यों आप कंफ्यूज मत हो कि ये और ये एक होने चाहिए, कि ऐसा नहीं, दे मे बी इक्वल, दे मे नॉट बी इक्वल, दैट्स अ डिफरेंट इश्यू। आप एफ डैश करना चाहे आप डैश कर, या आप डैश कर, आपके लिए आसान हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। सो वी नीड अ टॉर्क एंड वी नीड अ फोर्स। टॉर्क के एग्जांपल को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप अपने घर में जाइए, दरवाजे देखिए, जितने भी दरवाजे हैं, उस सब में क्या है, आप उसके
कहीं और से पकड़ते हैं उसे, तो क्या अप्लाई कर रहे थे? आप टॉर्क अप्लाई करते, वही अनबैलेंस्ड फोर्स याद था ना, अनबैलेंस वे में आप टॉर्क अप्लाई करते। दरवाजा जब आप खोलते हैं, आप यहाँ पे फिक्स कर देते हैं इसे, यहाँ पे आपके एक कुछ लगा होता है, आप कब्जा कहते हैं दरवाजे का, जो भी है, यहाँ पे मूव कर सकता है, बट ये पोजीशन फिक्स होती है इसकी। तो ये, और आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो आपका दरवाजा बंद जाता है या फिर खुल जाता है अकॉर्डिंगली, है ना? तो ये आप क्या अप्लाई करते हैं? बेसिकली यू आर अप्लाइंग द टॉर्क। आप कुछ नहीं कर रहे, आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, समझा देता हूँ दोबारा से। ये है, आप दरवाजे के साथ क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है, पर लगता फोर्स नहीं है, लगता क्या है, टॉर्क है, तभी आप इसको स्पिन करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स होता है, जिसकी वजह से ऊपर वाला जो फोर्स है आपका, ये फोर्स का काम ना करके इसके साथ मिलके यहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रहा होगा, उसकी वजह से ये टॉर्क की तरह काम करता है। तो रोलिंग को एक बार आराम से समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमें रोलिंग ही समझना है, मुझे टॉर्क अभी उतना नहीं समझना था। समझ रहे हैं? रोल भी कर रहा है, मतलब स्पिन भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, ये रोलिंग है। ये तो क्लियर हो गया ना आपको? बस हर पॉइंट पे क्या वेलोसिटी सेम रहेगी? मैं लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। नहीं रहती सेम। क्यों सेम नहीं रहती? क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास से सोचते हैं, और सेंटर ऑफ मास पे जो वेलोसिटी है उसको हम अगर मैं v मान लूं, तो आई एज्यूम इट शुड बी इक्वल टू ओमेगा आर। अगर आपने सर्कुलर मोशन का वीडियो देखा हो तो वहां पे हमने डेरिवेशन करा था v इक्वल टू ओमेगा आर कैसे। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे v इक्वल टू ओमेगा आर होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। इसकी कहानी कर रहे थे, इसके बारे में बता रहे थे। ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मान लिया हमने। ठीक है, तो v इक्वल टू ओमेगा आर है, राइट? अब क्योंकि ये क्या है, स्फेरिकल है, तो हम इसके दो पॉइंट चूज कर लेते हैं इस तरीके से, एक टॉप पे और एक बॉटम पे, दो एंड पॉइंट, एक यहाँ पे, एक यहाँ। ठीक है, और इसका रेडियस हम मान लेते हैं कि आर है। तो क्या होगा, एक अपर पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होनी चाहिए। क्यों ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि एडअप होगा। तो टॉप पॉइंट पे क्या होगा, जो उसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और प्लस जो उसके घूमने से इंपैक्ट आया है। ठीक है ना? क्यों घूमना तो इसने है ना, मोशन तो इसका होना है, इस वजह से। ठीक है, अब एक दूसरा पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ये बॉटम। एक तो हमने टॉप पॉइंट कंसिडर करा, ये टॉप है, और एक ये बॉटम वाला पॉइंट ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो एक कम होनी चाहिए, ओमेगा आर से ही कम होगी। तो अब क्या हो गया, तो इसमें था v, हमने कहा v इक्वल टू ओमेगा आर है, ये v है, ऊपर वी आर और ऐड हो गए, ये भी तो v है, तो ये क्या होगा, 2v हो गया। फिर यहाँ पे तो वी आर सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर, ये बन जाएगा जीरो, ये बन जाएगा जीरो। मीन्स जो लोअर पॉइंट है, जो पाइवट करेगा आपके कब्जे की तरह, वहां पे वेलोसिटी ना रखे, तभी तो दरवाजे की तरह काम हो पाएगा। दरवाजा आपका स्पिन करता है ना, तो स्पिन के लिए क्या जरूरी है, स्पिन के लिए जरूरी है कि एक एंड पे मोशन ना हो, राइट ना, हर पार्ट मूव ना करे, ऊपर वाला करे नीचे वाला ना करे। तो ये वेलोसिटी की कहानी आपको समझ में आई। ठीक है, ये रिलेशन है, उसको समझ लेंगे थोड़ा सा और, कि लीनियर वेलोसिटी अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होनी चाहिए। तो जब आपको इसका आइडिया लग जाएगा, तो आपको दिमाग में ये आएगा ये इंपॉर्टेंट ही क्यों है कंसेप्ट, हम क्यों बात कर रहे हैं कि नीचे जीरो होना चाहिए। दो बातें हैं इसमें, कि अगर आपको बॉडी को प्योर रोल करवाना है, तो यहाँ जीरो होना नेसेसरी है। अब अगर यहाँ जीरो होना नेसेसरी है, तो यहाँ पे वी आर होगा, और ये वाला पार्ट तो हमें रोटेशन से क्लियर है, सर्कुलर मोशन की कहानी से, कि अगर ये आर डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी का चेंज आएगा वो हमेशा ओमेगा आर का आएगा, तभी ये जीरो हो पाएगा। ठीक है, देखते समझते हैं क्या हो रहा है। अगर ये v से ज्यादा हो गया, मान लीजिए ये पोर्शन इससे ज्यादा हो गया, सेंटर ऑफ मास जो है आपका ज्यादा हो गया, तो क्या होगा इस केस में,
ये वी आर सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव वेलोसिटी हो जाएगी। जो वी बॉटम है वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव होने का मतलब है ये जो लोअर एंड है ना आपका, ये स्केट करेगा यहाँ पे। क्या करेगा, यहाँ स्केट करेगा आगे की तरफ, आप आगे की तरफ स्लिप होना शुरू हो जाओ। ये हुई एक बात। अब अगर ये कम हो जाए, ये ओमेगा आर से वी आपका कम हो जाए, तो यहाँ पे नेचुरल है आपका वी भी नेगेटिव हो जाएगा। ये यहाँ नेगेटिव होने का मतलब क्या है, बॉडी इस तरफ जाएगी, स्लिप होएगी, पीछे की तरफ स्लिप होएगी। स्लिप होएगी, ध्यान रखना, बॉडी स्लिप होएगी और बॉडी पीछे की तरफ ही स्लिप होएगी। ठीक है ना। अब जब बॉडी पीछे की तरफ स्लिप होएगी वहां पे, तो क्या होगा, बैकवर्ड स्लाइड कर जाएंगे आप। ज्यादा हो गए तो आप आगे स्लाइड कर जाएंगे, यानी कि स्लाइडिंग होगी। हम क्या चाह रहे हैं, प्योर रोलिंग। तो अगर आप प्योर रोलिंग चाह रहे हो भाई, तो ये नेसेसरी कंडीशन है, ये होना ही चाहिए, तभी जाके प्योर रोटेशन होगा। दैट्स व्हाई दिस v इक्वल टू ओमेगा आर फॉर द सेंटर ऑफ मास नेसेसरी कंडीशन। इट इज इन वेरी नेसेसरी कंडीशन कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो v इक्वल टू ओमेगा आर ही हो। ज्यादा हो जाएगी तो पॉजिटिव स्केटिंग हो जाएगा, आप आगे की तरफ चले जाएंगे। कम हो जाएगा, नेगेटिव स्केटिंग हो जाएगा, यानी कि आप पीछे की तरफ स्लिप हो जाएंगे। राइट। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए, तो टॉर्क का रोल भी थोड़ा समझ में आ गया होगा, रोटेशन क्या होता है और ट्रांसलेशन के साथ कैसे जुड़ के रोलिंग बनाता है, और रोलिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्लाइडिंग प्लस रोलिंग की कंडीशन क्या होती है। इतना तो समझ में आ गया, स्लाइडिंग के डिफरेंट स्टेट है, ट्रांसलेशन है जरूर, पर डिफरेंट स्टेट है। और सारा किस पे डिपेंड करता है, वी के लोअर बॉटम के, इस लोअर बॉटम की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। इस लोअर बॉटम पे अगर वेलोसिटी जीरो है तो क्या है, रोलिंग। राइट। अगर इस पे ये जीरो नहीं है तो ये स्लाइडिंग है, पॉजिटिव है तो आगे की तरफ, और बाकी नहीं तो फिर पीछे की तरफ। ये देखिए स्किट करता हुआ, समझ में आ गया। तो दिस इज द डिफरेंस। आप वीडियो को बार बार थोड़ा दोबारा करके देख लेना, मोशन को आपको समझ में आ जाएगा, एक तरफ स्किट कर रहा है और एक तरफ स्किट नहीं कर। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग। और कंबाइनिंग क्या होता है, रोलिंग प्लस स्लाइडिंग। कंफ्यूज कहाँ होते हैं हम, रोलिंग प्लस स्लाइडिंग पर। और एक और कंफ्यूजन का पॉइंट था कि ट्रांसलेशन मोशन दोनों में ही होगा, रोलिंग में भी ट्रांसलेशन मोशन होगा और स्लाइडिंग में भी ट्रांसलेशन मोशन होगा, बट जो v इक्वल टू जीरो है लोअर बॉटम का, अगर वो होगा तभी रोलिंग होगी, अगर v जीरो नहीं होगा लोअर बॉटम तो वो स्लाइड करेगा। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लाइडिंग एंड रोलिंग, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टॉर्क। स्पिन कौन करवाता है, स्पिन टॉर्क करवाता है। ठीक है। फोर्स तो अप्लाइड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन तो चाहिए ही चाहिए मुझको, पर जो मुझे रोलिंग में स्पिनिंग चाहिए वो मुझे टॉर्क से मिलेगा। और टॉर्क कैसे भी जनरेट हो, चाहे बैलेंस फोर्स से हो चाहे अनबैलेंस फोर्स से हो, पर टॉर्क जनरेशन मुझे चाहिए। राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थोड़ा डीप था पर मुझे जरूरी लगा, इसलिए मैंने रोलिंग से पहले इसको मैं लेके आया। तो अदरवाइज मेरे लिए रोलिंग समझाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि एलिमेंट्री में तो मैं आपको रोलिंग को काइनेटिक के साथ जोड़ के बता चुका हूँ। पर नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है ही नहीं। तो पहले बता रहे थे तो आपको समझ नहीं आता। ठीक है ना, तो आप उसकी बेसिक बातें नहीं समझ पाते। और समझने का हमारा जो सोच होता है ना, धीरे धीरे डेवलप करता है। तो आपको पहले मेरे को एलिमेंट्री बता रहा था कि रोलिंग समझ में आ जाए आपको, रोलिंग के पैरामीटर्स क्या होता है, काइनेटिक जैसा ही होता है कि बॉडी तो मूव करती ही है। ठीक है। बट इन रियलिटी रोलिंग ना तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, रोलिंग फ्रिक्शन, और ना ही काइनेटिक फ्रिक्शन। कैसे, अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। तो ये है हमारी अगली वीडियो, जहां पे मैं बताऊंगा, रादर आपसे सवाल पूछा है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक है कि काइनेटिक है। समझाने की कोशिश करूंगा, आप मुझे बताना स्टैटिक है कि काइनेटिक है, या कुछ और ही कह ले तो बेटर है, क्योंकि पहले हमने इसे
काइनेटिक अम्ब्रेला में डाल दिया था। क्यों डाल दिया था? कि समझना उसी तरीके से था, राइट? जब मुझे उसका पता लग गया तब मैं उसके पूरे चरित्र के बारे में जानना चाह रहा हूँ। तो जब मैं चरित्र जानूंगा तब मुझे पता लगेगा कि वो स्टैटिक है कि काइनेटिक है ना? तो आई होप ये वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज। तो आप सब इसको नेक्स्ट वीडियो को जल्दी से ज्वाइन करेंगे, मैं जल्दी ही रिलीज कर दूंगा 1 या 2 दिनों में इसको, राइट? तो मिलते हैं फिर से अगले इंटरेस्टिंग रादर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए, रोलिंग फ्रिक्शन। सो थैंक्स अगेन फॉर लर्निंग विथ वेजेस। मिलते हैं फिर से। थैंक यू।